दोस्तों ह्यूमैनिटी इस पृथ्वी के ऊपर कई हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमेशा से हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आए हैं कि हमारा फ्यूचर कुछ इस तरीके का उस तरीके का हुआ। आज ही देख लो, हम 2050 के प्लेनों के बारे में सोचते हैं कि इस तरीके के प्लेन आएंगे तब जिनके अंदर इलेक्ट्रिक इंजन मौजूद होगा और ये कार्बन इमिशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ इधर से उधर जा भी पाएंगी। लेकिन सोच के देखो, जिस वक्त में हमारे पास में प्लेन भी नहीं थे तब भी हमने स्पेस ट्रैवल के बारे में सोच रखा था। दरअसल 1661 के अंदर एक प्रिडिक्शन की गई थी फिलोसोफर जोसेफ ग्लेनविल द्वारा कि भैया एक दिन हम मून पर भी जा पाएंगे, क्योंकि देखो मून हमें दिखता है, इस वजह से हम सोचते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा दूर नहीं होगा, वहाँ तक तो पहुँचा जा सकता है। लेकिन मून पे जाना देखो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तो हो ही रहा है। हालांकि अमेरिका एक बार कर चुका है और दूसरी बार करना उनके लिए इतना ज़्यादा टफ हो रहा है, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन तब के साइंटिस्ट और फिलोसोफर ने बात कर रखी थी कि भैया स्पेस ट्रैवल भी होगा एक दिन, जबकि उस वक्त में प्लेन तक नहीं हुआ करते थे। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही थी कि मून पर जाना एक दिन इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा जितना अमेरिका जाना होता है। हालांकि अमेरिका जाना भी तब भी उतना ज़्यादा आसान नहीं होता था, क्योंकि अटलांटिक सागर को पार करना तब के जहाज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहता था। लेकिन अब तो खैर उतना ज़्यादा टफ रहा नहीं है, अब काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई है। और अगर स्पेस ट्रैवल की भी बात करें तो भी देखो कई कंट्रियों के लिए मुश्किल तो है अभी भी। देखो यूके को कि वो किस तरीके से अपनी सैटेलाइट पहुंचा भी नहीं पाया है लोअर ऑर्बिट तक। तो कहीं तो गई थी ये बातें, लेकिन देखो आज धीरे धीरे करके वो सच होती जा रही हैं। अब यहीं पर हाई स्पीड ट्रेन की भी प्रिडिक्शन की गई थी, ये सन 1900 के अंदर की गई थी। उस वक्त में ट्रेनों की जो मैक्सिमम स्पीड होती थी वो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की होती थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेनें दौड़ेंगी। ये अमेरिकन इंजीनियर जॉन वैटकिंस ने कहा था। लेकिन अब देखो जापान के अंदर ट्रेनों की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी क्रॉस अप कर चुकी है और 200 किलोमीटर तो अब नॉर्मल बात हो चुकी है कई सारे देशों के लिए। अब सन 1900 में ही जॉन वैटकिंस ने एक और बात कह दी थी कि भैया ये जो कैमरे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़िया नहीं है, आज भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हमको देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। कलर जो नेचुरल इमेज है वही हमको देखने को मिलेगी और इसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेट होती थी प्रोसेसिंग, मतलब फिल्म कहीं जाएगी वहाँ से डेवलप होएगी उसके बाद में हमें दिखेगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी जिसकी वजह से न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स आती थी वो काफ़ी लेट आती थी या फिर उतनी ज़्यादा शार्प नहीं आती थी या फिर बना दी जाती थी हाथ से ही। लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं था कि एक वक्त में इंटरनेट भी आएगा, वीडियोग्राफी भी आएगी। उन्होंने सिर्फ इमेज वगैरह के बारे में ये बात करी थी कि इसी से जर्नलिज्म होगा और इसी को मीडिया के अंदर यूज़ किया जाएगा और आम लोग भी इसी को शेयर किया करेंगे एक दूसरे से। उनको पता नहीं था कि इंटरनेट भी आएगा इसको शेयर करने के लिए, जहाँ पर वीडियोग्राफी भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ 1921 के वक्त में इन्वेंटर चार्ल्स पी सेंटेमेज ने कहा था कि भैया एक दिन नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज भी आएंगी जो कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज होंगी और आपके घरों में ये बीम किया करेंगी इमेजेस वगैरह। हालांकि उनके वर्ड्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे जैसे मैंने बता दिए हैं। उनके वर्ड कुछ इस तरीके के थे कि आज हम ड्रामा देखने जाते हैं या फिर म्यूज़िक कॉन्सर्ट सुनने जाते हैं किसी पुअरली वेंटिलेटेड थिएटर के अंदर, जहाँ पर सब कुछ लाइव परफॉर्म हो रहा था, जैसे कि ड्रामा वामा स्टेज ड्रामा देखते हो उस तरीके से ही होता था उस वक्त में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तब लाइब्रेरी मिलेगी हमें म्यूज़िक की, जैसे आज बुक्स की मिलती है, हमें तब म्यूज़िक की लाइब्रेरीज मिला करेंगी। हालांकि उस वक्त में कैसेट्स नहीं हुआ करते थे, रेडियो नहीं हुआ करते थे। हालांकि रेडियो खैर हुआ करते थे, नए थे रेडियो, बहुत ही नए थे, मतलब अर्ली स्टेज था वो रेडियो के लिए, और टीवी तो होते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उनका मानना ये था कि ये सारी चीज़ें हमको बीम करवाई जाएंगी। उनका आइडिया ये था कि कोई सैटेलाइट से मतलब फेंकेगा लाइट और उसके बाद में इमेज वगैरह हमें देखने को मिल जाएगी। उस तरीके से आइडिया वहाँ पर कुछ इस तरीके का था। लेकिन 100 साल बाद यानी 1 सेंचुरी बाद में हमें नेटफ्लिक्स मिल ही गया था, लेकिन मीडियम कुछ और था उसको देखने का। वो इंटरनेट नहीं बोल पाए, लेकिन हाँ उनका जो कहना था वो कुछ हद तक सही रहा है कि एक दिन हमको इस तरीके की चीज़ें घर पर ही देखने को मिल जाया करेंगी। अब यहीं पर 1926 के वक्त में निकोला टेस्ला ने भी एक चीज़ प्रेडिक्ट करी थी जो थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उन्होंने एक प्रोटोटाइप भी बनाया था दिखाने के लिए कि भैया इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है आने वाले वक्त में। और इसके बाद में 1962 के अंदर एक कार्टून आती थी द जेटसन, उसके अंदर भी दिखाया गया था कि भैया किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस होके भी एक दूसरे से बात की जा सकती है, फ़ोन पे नहीं बल्कि टीवी के ज़रिए, कि सामने आपको दिख जाएगा जिस भी बंदे से आप
आप बात कर रहे हो उसको भी आप दिख जाओगे जिस तरीके से भी आप बात कर रहे हो। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के अंदर चली जाएंगी, जिसको आज हम मोबाइल बोलते हैं, जिसके ऊपर आप जूम कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि उस वक्त में किसी बड़े डिवाइस के ऊपर सोची जाती थी, लेकिन आज ये सब मोबाइल के अंदर आ चुकी है। हालांकि प्रिडिक्शन इतनी ही नहीं है, रोबोट्स की भी प्रिडिक्शन 1921 के वक्त में कर दी गई थी और ईयरबड्स तक की प्रिडिक्शन 1953 के आसपास में कर दी गई थी और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा टाइम की कमी है जिसकी वजह से किसी और पार्ट के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे।